नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। इस वक्त पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर यहां पर नकारात्मकता बहुत सामने आ रही है। खासकर अब राजनीतिक द्वंद्व इसको लेकर देखने को मिलने लगा है और राजनीतिक द्वंद्व के पीछे भी जो प्रमुख वजह है वह कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है, सरकार की कमी है। मध्य प्रदेश में लगातार एक राजनेता ऐसा भी है जो लगातार शिवराज सरकार के साथ मोदी सरकार को भी जगाने का काम कर रहा है। लोगों के बीच भी उनकी जो एक्टिविटी है वह चर्चा का विषय बनी हुई है और आज एक बार फिर शिवराज सरकार को कोर्ट में ले जाने की धमकी देकर वह राजनेता यानी राज्यसभा कांग्रेस से जो राज्यसभा सांसद हैं विवेक तन्खा फिर चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने यहां पर शिवराज सरकार को खुली चेतावनी दी है कि अगर मेरे शहर जो खासकर जबलपुर से ताल्लुक रखते हैं कि अगर अन्याय हुआ तो मैं कोर्ट जाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। तो यह एक ऐसा मसला है जो हर कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी लगातार वह जो कोरोना काल में अपनी एक्टिविटी को लेकर चर्चा में रही हैं विवेक तन्खा जी, और उन्होंने शिवराज सरकार के साथ कई बार मोदी सरकार को भी सुझाव दिए हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर चिंता भी जाहिर की है। इन तमाम विषयों को लेकर आज खुद राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तन्खा जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। थैंक यू। तन्खा जी, सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया, एक बधाई तो नहीं दे सकती, ये बहुत ही नकारात्मक समय चल रहा है, लेकिन पंजाब केसरी सराहना जरूर करना चाहेगा आपकी तमाम गतिविधियों की जो पिछले कुछ एक पखवाड़े और दो पखवाड़े में निकलकर सामने आई है और लगातार आप ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनका फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा है, जबलपुर की जनता को मिल रहा है। लेकिन पहला सिनेरियो हम शुरुआत जबलपुर से करना चाहेंगे, उसके बाद हम प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय चर्चा करेंगे कि क्या वाकई आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि जबलपुर के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ उपेक्षा की जा रही है, वो वाकई सच है या आरोप सच है और आरोपों की जमीन क्या है? देखिए, जबलपुर का अन्याय तो इतिहास साक्षी है जी। जबलपुर को तो कैपिटल बनना था मध्य प्रदेश का 56 में। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन तो वही थी जी। अगर भोपाल बन गया ठीक है भाई, हमको हाई कोर्ट दिया गया एज अ कॉम्पेंसेशन जी। अब हाई कोर्ट की 2 बेंचेस भी बन चुकी हैं इंदौर और ग्वालियर में जी। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है और छत्तीसगढ़ जो हमारा पार्ट था और जबलपुर हाई कोर्ट का पार्ट था वो भी एक अलग स्टेट बन गया है जी। जबलपुर एक प्रकार से दिन प्रतिदिन एक उसका कद छोटा किया जा रहा है। आज जबलपुर की हालत यह है कि जबलपुर से कोई मंत्री नहीं है। आप सोचो, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का आधा भाग होगा कम से कम, मालवा और मध्य भारत छोड़ के, बिल्कुल बिल्कुल सोचिए, वहां से पूरे मंत्रिमंडल में 2 या 3 मंत्री हैं जी। आपने पूरे मंत्री मालवा और मध्य भारत से बना दिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने जब रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन किया था जी, उसका मतलब ये भी तो था कि मंत्रियों का भी रिप्रेजेंटेशन इन रेशियो होगा, हर क्षेत्र को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो हमारे पास अब आवाज की कमी है। जबलपुर ने अपना वो कद एक प्रकार से लूज कर दिया है जब जबलपुर की आवाज कहीं सुनी जाती थी। आज की बात करता हूं, आज के न्यूज़पेपर में छपा है कि हवाई जहाज से ऑक्सीजन आएगा मगर इंदौर और भोपाल और ग्वालियर में आएगा, जबलपुर की कोई बात नहीं करता। जबलपुर भी तो एक 16, 17, 18 डिस्ट्रिक्ट्स का एक क्षेत्र है, रीजन है, महाकौशल। जब कोरोना रेमडेसिविर की बात होती है तो क्योंकि डिपो इंदौर में है, मैं ये नहीं कहता, मेरा कहना है सबको दो, हर क्षेत्र को दो, पूरे प्रदेश में बांटो, मगर उस अनुपात से बांटो जिस अनुपात से क्षेत्र जितना बड़ा है, जितने मरीज हैं जी, जी, आपने तुरंत कह दिया 30% रेमडेसिविर तो हम इंदौर को देंगे, तो 30% भाई साहब आप जबलपुर को भी दे दो, वो भी तो एक महाकौशल और विंध्य क्षेत्र का एक हब है जी, जी, रीवा है, पूरा का पूरा रीवा पूरा जो स्टेट है जबलपुर से जुड़ा है। आपको अंदाज नहीं है रेमडेसिविर की किस प्रकार से मारामारी चल रही है इस पूरे अंदाजा है, बहुत नजदीकी से देख रहे हैं हम, लगातार अपने दर्शकों तक की तस्वीरें पहुंचा भी रहे हैं। अपनी बात जारी रखिए जी। और देखिए, अगर ऑक्सीजन आएगा तो आप कहते हैं हवाई जहाज में 3 जगह आएगा, जबलपुर में नहीं आएगा जी। क्यों नहीं आएगा? जबलपुर की लोग, कल 2 दिन पहले जबलपुर में एक अस्पताल में 5 लोगों की मृत्यु हो गई ऑक्सीजन खत्म हो जाने से जी। अभी 2 दिन पुरानी बात है। और अगर हमारी पुलिस और जबलपुर की पुलिस सजग नहीं होती और विद इन मिनट्स वो दूसरे अस्पताल के टैंकर लेके नहीं पहुंच जाते तो 60 लोग और उसमें प्रभावित हो सकते थे।
जबलपुर पुलिस ने 60 लोगों की जान बचाई है 2 दिन पहले जी। तो मेरा ये कहना है कि ये बातें बहुत चिंताजनक है। जबलपुर को भी आप वही महत्व दो जो कि आप इंदौर और भोपाल को देते हो। आज अगर आप हाँ जबलपुर को अगर कम महत्व दोगे और आज इस पैंडेमिक में भी अगर जबलपुर के साथ भेदभाव करोगे तो हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा कि हम हाईकोर्ट जाके अपनी बात बताएं। इसके पहले भी मैंने लेटर पिटीशन लगाई थी, उसके बाद लेटर पिटीशन की और सब याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई और अभी 7-8 दिन पहले हाईकोर्ट का एक आदेश आया कि रेमडेसिविर 1 घंटे में पहुंचाओ। यहां तो 24 घंटे में रेमडेसिविर नहीं पहुंचती जी। आप पूछो अस्पतालों से क्या हालत है पूरे मध्य प्रदेश की। जब मैं महाकौशल की स्पेशली बोल रहा हूँ, विंध्य क्षेत्र की बोल रहा हूँ, अरे 2-2, 3-3 घंटे का ऑक्सीजन रहता है और बेचारे डॉक्टर्स फोन करके ऑक्सीजन बुलाए कि इलाज करें। इतने परेशान है डॉक्टर्स और पैसा पूरा दे देते हैं ये रेमडेसिविर के लिए कंपनी को 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए पैसा जमा कर देते हैं। जब कंपनी की मेडिसिन इंदौर पहुंचती है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से बांटती है। हम जो पैसा दे चुके हैं वो दवाई भी हम तक नहीं पहुंचती है। तो ऐसा अनुचित व्यवहार मत करिए, ये न्याय संगत भी नहीं है। और इस प्रकार से अगर आप एक प्रकार से ये स्टेट की लूट खसोट है। आपको भी आप स्टेट की भी ये लूट खसोट है कि आप जो एक न्यायिक ढंग से चीजें बांटी जाती हैं, जिसने पैसा दिया है, जिस अस्पताल ने पैसा भेजा है, उसकी दवाई तो उस तक आने दो अगर आई है जी। आप उसकी दवाई भी लेके दूसरे को बांट देते हो। आप खुद खरीदिए, स्टेट को खुद खरीदना चाहिए और बांटना चाहिए, वो आप करते नहीं हो। पैसा इनसे लेते हो और ये जमा करते हैं और बांट किसी को भी देते हो। ये मेरे को अस्पताल के लोगों ने बोला है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। यहाँ बहुत मुश्किल की इस समय स्थिति है। जो हमारे मध्य प्रदेश के व्यूअर्स जुड़े हैं वो भी इस बात को समझते होंगे। कई जगह से हर दिन ऐसे फ़ोन आते हैं कि कहीं दवाई उपलब्ध करवा दीजिए, कहीं कोई ऑक्सीजन उपलब्ध करवा दीजिए, कहीं वेंटिलेटर उपलब्ध करवा दीजिए। और आप जैसे लोगों के पास तो कितनी डिमांड आती होंगी, लोग कितनी अपेक्षा के संग फ़ोन करते होंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी बात मुझे यहाँ कहनी है, आप जैसा राजनेता, एक देश के नामचीन वकीलों में आपकी गिनती होती है, मतलब एक हर किसी से आपके सीधे ताल्लुक हैं। आप जैसा नेता शिवराज सिंह चौहान को सीधे नहीं समझा पा रहा है, कोर्ट जाने की धमकी दे रहा है। क्या आपने बात करने की कोशिश की है उनसे? क्या आपने वो सुझाव उन तक पहुंचाया है, या सीधे ही या आपके सुझाव पर अमल नहीं किया गया जो आप कोर्ट जाने को मजबूर हो गए हो? इस विषय में बताइए जरा। देखिए, मैंने अपने तरीके से उन तक बात पहुंचाने की कई बार कोशिश भी की जी। उनके अफसर सब मेरे जान पहचान के हैं, मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, मेरे मित्र हैं, सबके सब। उन लोग सबसे मैं संपर्क करता हूं, बताता हूं जी। मेरी समस्या ये है कि जब मैं कोई भी बात उनको बताता हूं वो उनको 4-5 दिन बाद समझ आती है। जी जी जी। जब किसी को नहीं पता था कि ऑक्सीजन कहां से आ सकता है जी, तो मैंने उनको सुझाव दिया और उनके अफसरों को भी घर पे उनको बोला कि जाइए उनको बता दीजिए कि आप भूपेश जी से बात कर लीजिए, कल से आपका टैंकर चालू हो जाएगा। तब तक देश को नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से टैंकर आ सकते हैं। उसके पहले की बात है जब मुझे ये बात पता थी जी। भूपेश जी से उन्होंने बात नहीं की, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई टैंकर जबलपुर नहीं आया। जबलपुर मतलब महाकौशल, क्योंकि वहीं से 8-10 डिस्ट्रिक्ट को बढ़ता है। फिर मैंने खुद नवीन जिंदल जी से बात की। नवीन जिंदल जी ने तुरंत चलते हुए 2 टैंकर्स को जबलपुर भेजा 34 टन के। ये भी उनको ये समझना चाहिए कि मुझे इन चीजों की शायद उनके अफसरों से भी ज्यादा जानकारी कि देश में कहां से क्या मिल सकता है और किससे मिल सकता है। अरे उनको खुशी खुशी मुझसे मदद लेनी चाहिए। मैं तो इस वक्त हर आदमी की मदद करने को तैयार हूं। आम आदमी पार्टी मुझे रोज रिक्वेस्ट कर रही है और रोटरी के साथ मेरे साथ बातचीत कर रही है कि कैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली में लगाए जाएं, कैसे प्री फैब्रिकेटेड बेड्स यहां लगाए जाएं, और हम लोग नेक्स्ट फ्यू डेज में कर रहे हैं जी। जो आपकी मदद कर सकता है आप उससे मदद नहीं लेते हो। मैंने ही बोला था कि आर्मी की मदद लो, सबसे पहले ट्वीट मेरा था आज से 8-10 दिन पहले जी। और ये भी मुझे पता है कि आर्मी की मदद कैसी ली जाती है। मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के पास जब बोरोड नॉलेज से आप जीत नहीं सकते। बोरोड नॉलेज से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आप जीत नहीं पाओगे क्योंकि वो नॉलेज आधी होती है, आधी अधूरी। और प्रॉब्लम इनकी यही है कि आधी अधूरी नॉलेज पे वो कोविड का काम कर रहे हैं। जब वक्त था तब इलेक्शन लड़ रहे थे
और एक के बाद एक इलेक्शन करा रहे थे, तब भी मैं इनको मना कर रहा था इलेक्शन मत करिए। मैं ट्वीट कर रहा था, मैं विरोध कर रहा था इलेक्शंस का, कि इलेक्शंस फैलाती हैं कोविड। बट प्रॉब्लम यह है इस देश में समझदार लोगों की बात समझ कौन रहा है। आप बातें ऐसी कह रही हैं, निश्चित तौर पर इन पर सोचना चाहिए सरकार को, बहुत हद तक गंभीरता के साथ सोचने की बात है। आपने मध्य प्रदेश का हवाला दिया कि कुछ समय पहले, जब 15-20 दिन पहले, जब कह सकते हैं कि पूरे हालात को संभालने की जरूरत थी, उस वक्त सरकार चुनाव में व्यस्त थी और जिसका कारण आज पूरा प्रदेश भुगत रहा है। लेकिन यहाँ तो एक सीट थी। अब मैं थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करना चाहूँगा। बंगाल में तो पूरे चुनाव हुआ है, असम में चुनाव हुआ है, और बाकी के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उधर क्या स्थिति देखने को मिल सकती है आने वाले समय में? उधर तो कह सकते हैं कोरोना विस्फोट हो सकता है, हालात संभाले नहीं समझ सकते, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने जी मिलके जो बंगाल में, असम में और सब जगह चुनाव कराए हैं, इसका दुष्परिणाम देश अभी भोगेगा। उनके लिए चुनाव ही सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि देश के लिए पैंडेमिक सबसे बड़ा मुद्दा था। चुनाव तो 6 महीने बाद भी हो सकते थे। अगर ममता 6 महीने और बनी रहती चीफ मिनिस्टर, या आप प्रेसिडेंट रूल भी लगा देते, तो देश को कोई हानि नहीं होती। मगर आपने चुनाव फोर्स करके एक पूरे बंगाल में एक वो स्थिति क्रिएट कर दी है। पता नहीं अब क्या होगा, कितने लोग पैंडेमिक से ग्रसित होंगे, आगे क्या होगा। वही कुंभ, अरे भैया, ईश्वर की प्रार्थना हम भी करते हैं, हम भी कुंभ में जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं। इलाहाबाद का कुंभ लास्ट टाइम हुआ था, मैं भी गया था। मगर हर चीज का एक समय होता है। नेशनल इमरजेंसी में जब पैंडेमिक होता है, तो आपको लोगों को बचाना है कि उनको फंसाना है? आप उनको रिलीजन के नाम से प्रेरित करके वहां इकट्ठा करते हो। अब बेचारे जब बीमार होकर घर पहुंचेंगे, गांव-गांव पहुंचेंगे, तो उनका क्या होगा? कौन बचाएगा? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? मैंने इतना सेंसलेस और इतना इररिस्पॉन्सिबल प्रशासन खाली इस देश में देख सकता था और कहीं विश्व में नहीं मिलता। एक छोटी सी बात यहाँ टिप्पणी देना चाहूँगा। टिप्पणी, चूंकि एक राजनेता भी हैं आप, उस हिसाब से मैं रखूँगा, और आप एक कह सकते हैं दूरदर्शी एक राजनेता हैं, हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने सत्तारूढ़ पार्टी की तारीफ भी की है, तो एक कह सकते हैं बैलेंस बनाकर आप चलने वाले नेता हैं। एक बात और जो एक मिथक है यहाँ पर हिंदुस्तान में कायम है, एमपी में भी कायम है, कि जो जनता के दरबार में चुनाव जीत जाता है, उसके लिए फिर मान लिया जाता है कि वह अब हर किसी को स्वीकार करना ही होगा। और जाहिर सी बात है, लोकतंत्र की ये परिभाषा भी होती है। लेकिन अगर दमोह की बात करें, बंगाल की बात करें, दमोह में अगर बीजेपी जीत जाती है, तो क्या माना जाए कि सरकार की तमाम जो कवायदें पिछले एक अरसे में रही हैं कोविड को लेकर, वो एक्सेप्टेबल हैं, जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हर किसी ने को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और उसकी कवायदों पर मोहर लग गई है? ऐसे बंगाल या अन्य राज्यों में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है, तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी पर नेतृत्व पर वो मोहर लग जाएगी। इसको कैसे देखते हैं, तमाम बिंदुओं को जरा उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, एक बहुत अच्छी अंग्रेजी में कहावत है जी, यू गेट अ गवर्नमेंट यू डिजर्व। प्रजातंत्र में आपको वही सरकार मिलेगी जो जिसके लिए आप जिसको आप डिजर्व करते हो। अगर आप ऐसी सरकार चाहते हो जो ऐसी परिस्थितियां बनाए कि आपको मरने की भी जगह ना मिले, जीने की जगह तो छोड़ नहीं रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, मरने की भी जगह ना मिले। आज अगर आप बॉडी लेके जाते हो तो आपको टोकन लेके वेट करना पड़ता है लास्ट राइट्स के लिए। अगर उसके बाद भी आपको ये सब चीजें पसंद है, तो मैं तो कहूंगा ईश्वर आपका मालिक है, जनता भी मालिक है, ईश्वर भी मालिक है, जनता जो चाहे करे। बहुत बड़ी बात कही है आपने, और खासकर जो सरकार को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। हालांकि सरकार को इस वक्त ये सोचने की ज़रूरत है कि चुनाव बाद में भी जीता जा सकता है, लेकिन पहले इस वक्त हमको कह सकते हैं कि जनता के लिए लड़ना है और जनता के लिए जो जंग है वो जीतनी है। तमाम इश्यूज़ को लेकर एक कोर्ट भी कहीं ना कहीं खड़ा दिखाई दे रहा है सरकार के खिलाफ। उत्तर प्रदेश का आप एक उदाहरण ले सकती हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट ने सरकार को डांट लगाई, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ले आई। उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है कि कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? उस विषय पे हम ये बोलना चाहते हैं कि इस वक्त हाई कोर्ट ने जो एक एक्टिविज्म दिखाया है पूरे देश में जी, उससे पब्लिक का ट्रस्ट हाई कोर्ट के प्रति बहुत बढ़ गया है। हम जो अपेक्षा हम सुप्रीम कोर्ट से करते थे पिछले 1-1.5 साल में, हमको वो दिखा नहीं। हो सकता है कि उनके अपने कारण होंगे, और इसीलिए जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्टिविज्म दिखाया और नोटिस इशू किया, तो
मेरे साथ मुकुल रोहतगी और बहुत सारे सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट को विनम्र अपील की कि आप अपना अपने अपने जुरिस्डिक्शन जरूर इख्तियार करिए, बट हाई कोर्ट्स को मत रोकिए, क्योंकि हाई कोर्ट्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की आलोचना कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स की आलोचना कर रहे हैं पब्लिक के बिहाफ में, तो उसको मत रोकिए, क्योंकि ये पब्लिक की नीड है, जनता की नीड है, जनता की नेसेसिटी है। और हम लोग ने आवाज उठाई और अगले दिन इफ यू नो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं कहूंगा, उस बात को आगे नहीं बढ़ाया, केस को ट्यूसडे के लिए कर दिया। हरीश साल्वे जी जो इस देश में रहते ही नहीं है, आपने उनको अमाइकस बना दिया था। अगर उनको पैंडेमिक के बारे में कोर्ट को एडवाइस करना था तो उनकी क्या नॉलेज होती पैंडेमिक के बारे में? जो आदमी 6 साल से लंदन में है, मैं आलोचना के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूं, वो एक बहुत बड़े वकील हैं, बहुत विद्वान अधिवक्ता है, बट आपने एक वैसे अधिवक्ता को बागडोर दी, अमिकस क्यूरी की, टू एडवाइस द कोर्ट ऑन पैंडेमिक इश्यूज, जो यहाँ रहता नहीं है। तो जब हम लोग को ये सब दिखा, हम लोग पूरे अधिवक्तागण, मतलब पूरे देश के अधिवक्तागण में चिंता की लहर हुई। इसीलिए हमने सबसे पहले तो मैंने ही ट्वीट किया था, उसके बाद सब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ट्वीट किया, उसके बाद बार एसोसिएशन खुद खड़ा हुआ इस आग्रह के साथ, दुष्यंत दवे जी खड़े हुए, और सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने हम लोगों की चिंता और आग्रह को समझा और उस केस को आगे बढ़ा दिया, और आज हाई कोर्ट अपना काम कर रहे हैं। जी जी, एक आपने बहुत ही गंभीर विषय की बात कही है, शायद कानून को थोड़ा नज़दीकी से समझने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब भी कर सकेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविटी को लेकर। हालांकि हम लोग इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। आपने ये बात कह दी बहुत कम शब्दों में, बहुत बड़ी बात कह दी, शायद समझने वाले लोग समझेंगे इस बात को। अंत समय में यहाँ अंतिम सवाल यहाँ करना चाहूँगा, एक टिप्पणी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, क्योंकि लगातार जो आपकी एक्टिविटी है लोगों के बीच बने हुए हैं, क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है और क्या कुछ आप सरकार को बताना चाहती हैं, वो सब कुछ देखकर एक, और जलते जलते एक छोटी सी टिप्पणी आपके जबलपुर के सांसद के ऊपर भी बताते हुए चले जाइएगा। देखिए, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि ये इतना बड़ा पैंडेमिक है, इसमें हमको आपस की झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए जी। हर आदमी अपने तरीके से काम कर रहा है, किसी की क्षमता कम होती है, किसी की ज्यादा होती है जी। बट मैं ये जरूर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बोलूंगा कि इस वक्त झगड़े का नहीं है, ये वक्त सहयोग का है जी। चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, किसी की भी सरकार हो, आपको इस वक्त कंधे से कंधे मिलके उनके साथ चलना चाहिए। आपको उन सब एनजीओज का, उन सब सिविल सोसाइटी की जो बड़ी बड़ी बॉडीज हैं जो इस वक्त सामने आती हैं, आपको सबका सहयोग लेना चाहिए। मैंने रोटरी इंटरनेशनल को इस मामले में आगे बढ़ाया है दिल्ली की सरकार के साथ। अब मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से 2 लाख रोटेरियंस को हम लोग ने आह्वान किया है, चलो अपन सरकारों की मदद करें, अपन पब्लिक की मदद करें। ये समय झगड़े का नहीं है, ये समय सहयोग का है। जी जी जी, बिल्कुल, इस समय झगड़े का नहीं, ये समय सहयोग का है। और जिस तरह आपका स्वभाव है वही उसी आपने सलाह दी, उसी तरह की सलाह दी है। विवेक तनखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ विवेक तनखा जुड़े हुए थे, जबलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी है वह जबलपुर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश और देश को लेकर देखी जा रही है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वह लगातार कुछ और एनजीओ से आह्वान कर रहे हैं, अलग अलग सरकारों से आह्वान कर रहे हैं कि कैसे करके इस जो विपरीत हालात हैं इनसे उभरा जा सके, और लगातार सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि हमको अपने साथ खड़े होने का मौका दो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा साथ जरूर ले लो। तो जाहिर सी बात है, एक जो विपरीत हालात में जिस तरह की, जो महामारी के दौर में जिस तरह का सहयोग की अपेक्षा विपक्ष से की जाती है, विवेक तनखा कहीं ना कहीं उसी तरह की एक तस्वीर को पेश कर रहे हैं। और ये तस्वीर आने वाले समय में हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए कितनी मुफीद साबित होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल पंजाब केसरी टीवी में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।